financial instability, genetics, not hunger enough to achieve more, satisfied by pro card. Honestly, Indian pros don't even look like pros in off season. Eating is the reason. We already know the reason and excuses of Indian athletes. No offense, but real reason are क्योंकि वो मेहनत कम और ज्ञान ज़्यादा। तो जब से मैंने पोस्ट डाला कि इंडियन बॉडी बिल्डर्स के ऊपर ये पार्ट 2 बनना चाहिए कि नहीं, और 11,000 लोगों ने दोस्तों आप में से वोट्स करे, जिसमें से कि 88% लोगों ने कहा हाँ वीडियो बनना चाहिए, और काफ़ी नाराज़ है लोग। दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाई थी वाई इंडियंस कैन नॉट गो टू ओलंपिया, और पहले आपने वो देखी थी 2019 में एक्चुअली पोस्ट करी थी मैंने, अभी 2 साल से ऊपर हो चुके हैं। उस टाइम मैंने ये बात बोली थी कि 2020 में ज़रूर कोई ना कोई ऐसा इंडियन एथलीट हमें दिखेगा जो कि ओलंपिया तक जाएगा। अब ऐसा लगता है कि अगर मान लीजिए 2019 नहीं तो 2020 ज़रूर होगा, जिसमें कि कोई ना कोई तो इंडियन बॉडी बिल्डर अपना या फिर कोई ना कोई इंडियन एथलीट अपना जो होगा वो ओलंपिया स्टेज तक चढ़ेगा। तो मैं मान के पर्सनली चलता हूँ कि 2020 का वो ईयर होगा, शायद 2019 का नहीं हो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और क्यों नहीं हुआ ये हम सबको मालूम है दोस्तों। लगातार इतना बड़ा जो पैंडेमिक चल रहा था, क्या इसका मतलब 2020 में अगर पैंडेमिक ना चल रहा होता तो हमारा कोई इंडियन एथलीट हमें दिख सकता था? मैं मानता हूँ आज भी हाँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पाया। अब हम बात करते हैं कि क्यों हमारे इंडियन एथलीट्स ओलंपिया तक नहीं जा पा रहे। असल में दोस्तों एक बात आपको बताऊं मैं, ये ना बहुत अब छोटी बात हो गई है कि ओलंपिया तक क्यों नहीं जा पा रहे, क्योंकि ओलंपिया तक जाना अब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यार। ऐसा थोड़ी ना कि कभी जा ही नहीं पाएंगे, खुद सोच के देखो आप। अभी नहीं 1 साल बाद नहीं जाएंगे, 2 साल बाद चले जाएंगे, 3 साल बाद चले जाएंगे, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा वो सोच के देखो। लोग ये बोलेंगे कि यार ओलंपिया तक तो चले गए, लेकिन ओलंपिया लेवल की फिजिक कब अचीव होगी, वो तो है ही नहीं। तो उस मुद्दे पे मैं आज इस वीडियो में बात करना चाहता हूँ कि हमारे इंडियन एथलीट्स की फिजिक ओलंपिया लेवल की आखिर क्यों नहीं है। अभी तक दोस्तों क्या था ना कि हम लोग ये कहते थे कि हमारे एथलीट्स को नॉलेज नहीं है उतनी, हम लोग उतने हाई लेवल पर एडवांस, जैसे मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस करा भी था, हम लोग उतनी नॉलेज नहीं रखते क्योंकि स्पोर्ट हमारा नहीं था, स्पोर्ट बाहर वालों का है, यूएस का स्पोर्ट है बॉडी बिल्डिंग। पर अब टाइम क्योंकि इतनी तेज़ी से बदल चुका है, 2 साल पहले जो बात कही गई थी, आज आप देखो 2 साल के अंदर अंदर कितने सारे हमारे इंडियन एथलीट्स बाहर के कोचेस को हायर कर चुके हैं। वो सब उन कोचेस से ट्रेनिंग ले चुके हैं, लाइक नील हिल, क्रिस असीटो। यहाँ पर अगर बात करूँ मैं, हैनी रम्बाउट के क्लाइंट्स आपको मिल जाएंगे। तो इंडिया में देखो नॉलेज का क्या है, नॉलेज तो आप किसी से ले सकते हो ना। आपको अगर खुद से नॉलेज नहीं है तो आप किसी से पूछ लोगे, कोचेज़ आपको वो चीज़ प्रोवाइड कर देंगे, और आपको ठीक उस तरीके से चलना है जैसे जैसा वो बोले। आपको अपने आप से कुछ नहीं सोचना। तो आज वो फैसिलिटी अवेलेबल है। 90s में 80s में ऐसा नहीं था, खुद से ही सोचना पड़ता था, कोई कोचेज़ का कॉन्सेप्ट था नहीं। अगर नॉलेज कम है तो उतनी अच्छी फिजिक नहीं अचीव कर सकते। आज नॉलेज कम है, कोई बात नहीं, आपने एक अच्छा सा कोच हायर करा और आप चल पड़ो अपने आगे, फिर आप में और दूसरे एथलीट्स में कोई डिफरेंस नहीं है। अब अगर आपके पास में बॉडी का पोटेंशियल भी अच्छा है, यानी कि जेनेटिक्स, तो फिर बिल्कुल ही कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी क्यों हम लोग उस लेवल तक नहीं जा पा रहे। देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इंडियन एथलीट्स ना बहुत सारे ऐसे हैं, मैं यहाँ पे क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ खुला, हार्ड वर्किंग नहीं है। बाहर के कोचेज़ का जो पर्सपेक्टिव होता है ना हमारे बॉडी बिल्डर्स या एथलीट्स के साथ में, वो यहाँ पर आकर बदल जाता है। वो लोग ये देख लेते हैं कि ये लोग उस तरीके से अगर डाइट, सप्लीमेंट्स, ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक उस तरीके से नहीं चल रहे हैं जैसा हम इन्हें कह रहे हैं, तो कोच पता है क्या कहता है कि छोड़ो, ये मेरे को अच्छा खासा पैसा तो दे ही रहा है, मुझे मतलब है कि मुझे पैसा देता रहे, और इसको मैं अपनी गाइडेंस दे दूंगा, अगर इसको माननी है मानेगा, नहीं तो नहीं मानेगा। क्योंकि दोस्तों कुछ कोचेस तो ऐसे हैं जो कि रिजल्ट्स की गारंटी मांगते हैं और तब जाके ट्रेनिंग देते हैं। यानी कि वो कहते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर एक एथलीट अगर इतना ग्रो करता है और उसका पोटेंशियल उनको अगर अच्छा दिखता है, तब तो उसके साथ वो काम करते हैं। वहीं लेकिन ज़्यादातर कोचेस ऐसे हैं जो कि सिर्फ पैसे से मतलब रखते हैं और अपने उसके बदले में डाइट और ट्रेनिंग प्रोटोकॉल बताते रहते हैं, और यहीं से ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। हमारे इंडियन एथलीट्स उनको हायर करने के बावजूद भी उनसे फ़ायदा नहीं ले पाते। इनको हायर करने के बाद ये लोग ना रिलैक्स हो जाते हैं कि अब मैंने हायर कर लिया एक कोच को, सारा काम इसको सोचना है, सारी टेंशन इसकी है, और बॉडी ये बनवा के देगा। अगर ऐसा होता तो अच्छे अच्छे कोचेज आज हमारे पास में, क्यों किसी की बॉडी नहीं बन रही? क्योंकि प्रॉब्लम तो इसके बाद से अब शुरू होती है। वैसे आपको लग रहा होगा मैं अपने आप से बना के बोल रहा हूँ, पर मेरे पास इसके दोस्तों प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी हैं। बहुत सारे ऐसे कोचेज हैं, जैसे कि नील हिल की अगर मैं बात करूँ, नील हिल एक बहुत अच्छे दोस्तों कोच है, आपको पता होना चाहिए। फ्लेक्स लुइस को 7 टाइम 212 चैंपियन इन्होंने बनाया। पर इन लोगों की ना अप्रोच बदल जाती है इंडियन एथलीट्स को जब ये ट्रेन करते हैं। ये लोग ये देखते हैं कि हर कोई उस तरीके से फ्लेक्स लुइस की तरह नहीं सोच सकता, हर कोई विलियम बोनेक की तरह नहीं सोच रहा, और हर एक एथलीट अपने आप को उस तरीके से पुश करने के लिए तैयार नहीं है। पैसा तो दे देंगे हमें, लेकिन माइंडसेट से कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, और उसमें उस सिनेरियो में ये लोग भी फिर सिर्फ पैसा बनाते हैं। ऐसे बहुत सारे कोचेज़ हैं। मैं यहाँ पर अगर क्रिस असीटो की भी बात करूँ
तो वो भी इन कोचेज़ की लिस्ट में आ जाते हैं। और मैं सही बता रहा हूँ, गलती इनकी नहीं है, गलती हमारे एथलीट्स की है। और ये बात बाहर के कोचेज़ को पता है, उनको पता है ये लोग डिसिप्लिन में रहने से ज़्यादा, हार्ड वर्क करने से ज़्यादा ध्यान देते हैं स्टेरॉइड्स लेने पर। कोचेज़ इसलिए यहाँ पर कई बार जो बहुत सारे कोचेज़ है दोस्तों, वो सिर्फ ठग रहे हैं। इनको पता है इनके पास उस तरीके का फूड अवेलेबल नहीं है, ये वो सारे ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं कर पाएंगे जो हम इनको करने के लिए कहेंगे, उस डिसिप्लिन में 24/7 रहते हुए बॉडी बिल्डिंग को नहीं कर पाएंगे। तो जब आप एक एक चीज़ उनके हिसाब से नहीं कर सकते, तो फिर वो रिजल्ट भी आपको डिलीवर करने की गारंटी कैसे दे देंगे। और ये प्रॉब्लम कभी कभार जेन्युइन भी होती है। जेन्युइन कैसे होती है? क्योंकि बहुत सारे फूड हमारे पास नहीं है अवेलेबल उस तरीके से, हमारे पास में वो मशीन्स अवेलेबल नहीं है हर एक जिम में जो कि एक एथलीट को चाहिए। लाइक बहुत थोड़े जिम्स होंगे दोस्तों जिनमें कि नॉट्यूलस पुल-ओवर मशीन होगी, कई लोगों को तो पता ही नहीं है क्या। जबकि बाहर के एथलीट्स बने ही इससे हैं, उन्होंने इतनी जो अच्छी बैक बनाई है, लाइक फिल हीथ, डोरी नेट्स, रॉनी कोलमैन, ये सब इस मशीन को यूज़ करा करते थे। ये बेसिक था इनके लिए, करनी है। यहाँ पे कौन करते हुए दिखता है? पता ही नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं मालूम और हम यूज़ ही नहीं करते उस तरीके से। तो हर एक चीज़ जब उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं होगी तो फिर रिजल्ट भी नहीं मिलने वाले। और कोचेज़ भी फिर इन्हीं एथलीट्स को एज अ कैश काउ देखने लगते हैं, मतलब जितना दूध निकाल सकते हो ना एक गाय में से, कहते हैं निकाल लो। लेकिन वहीं जब आती है ना बात दोस्तों प्रोफेशनल एथलीट्स की, वहाँ पर कोचेस का रिलेशन कहीं ना कहीं एक पर्सनल लेवल तक इनसे जुड़ जाता है। क्योंकि वहाँ पर जब प्रोफेशनल एथलीट जीतता है और टॉप प्रो रैंकिंग्स में आता है, उससे कोच की रेपुटेशन बनती है। तो वहाँ पर इनको रिजल्ट लाने है, भले उनको पूरी तरह से मोटिवेट करना पड़े। एक तरह से मेंटरशिप आ जाती है वहाँ पर कोच और एथलीट के बीच में। और एमेच्योर क्लाइंट्स के साथ इनका यही होता है कि इतना पैसा दे रहे हो तो इतनी मदद होगी। लाइक अगर कम पैसे में आप हमसे एक प्रोग्राम खरीदते हो तो वीकली चेक इन्स होंगे, और या फिर मैसेज पे सिर्फ बात होगी। ज़्यादा पैसा दोगे तो आप कॉल पे भी हमसे बात कर सकते हो, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा बढ़ जाती है इनसे टच होने की। तो ये पैकेजेस के हिसाब से चलते हैं। अब इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एथलीट्स भी ऐसे होते हैं जो कि पूरी तरीके से इनके साथ में नहीं चलते। इसी वजह से हैनी रैम्बॉट अब प्रो एथलीट्स के साथ में ही सिर्फ काम करते हैं, जो इनफैक्ट हाई लेवल ओलंपिया लेवल एथलीट्स है। ये कहना होता है इन कोचेस का कि ये एथलीट्स भी ऐसे होते हैं एमेच्योर वाले, जो कि पूरी तरीके से आपकी बात नहीं मानते। जैसे हैनी रैम्बॉट कई बार बोलते थे अपने क्लाइंट्स को कि तुम्हें स्टेयर मास्टर करनी, वो भी 30 मिनट तक। लेकिन वहीं जो क्लाइंट है वो 15 मिनट कर रहा है, और वो भी सिर्फ ट्रेडमिल, क्योंकि क्लाइंट का ये आर्ग्यू होता है कि इतना ही मेरे लिए सफिशिएंट है, मैं इससे ज़्यादा नहीं करूँगा। तो जो कोच की तरफ से एक प्लान आ रहा है वो एथलीट की ओर से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा। तो बहुत बार ऐसे एथलीट्स भी होते हैं, और इंडिया में ऐसे एथलीट्स भरे पड़े हैं। तो इसलिए फिर कोचेस की भी यहाँ पर पूरी तरह से गलती नहीं है, वो भी अपने पैसे से मतलब रखते हैं और अपना काम करते हैं। एथलीट्स भी ऐसे होते हैं जो कि प्रेप करते हैं एक कोच के साथ में, नई बात जमी दूसरे पे चले गए। कुछ कोचेस दोस्तों ऐसे होते हैं जैसे कि मिलोस सारसेव और डेव पुलम्बो जैसे, जो सिर्फ प्रेप करवाते हैं या फिर पीक वीक करवाते हैं। उनके पास ना एक तरह से फ्रीलांसिंग टाइप जॉब होती है, तो ये उस तरह के कोच हो जाते हैं। और इंडियन एथलीट्स इन लोगों के साथ, ऐसे कोचेस के साथ बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन वहीं जो कोचेस होते हैं ना, मेन बड़े कोचेस, वो ओलंपियन एथलीट्स के साथ में अलग और इंडियन एथलीट्स के साथ में अलग बर्ताव करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर बड़े कोचेस की दोस्तों मैं गलती बताऊँ ना, तो ये भी ऐसा बहुत बार करते हैं कि एक जैसे डाइट प्लान चिपका देते हैं एथलीट्स को, और अच्छे खासे रेट पर। और मैं ये नहीं कहूँगा दोस्तों एक कोच कम है दूसरा कोच ज़्यादा, कोई भी ऐसा कर सकता है। तो ये मैं आपको प्रॉब्लम बता रहा हूँ कि एक एडवांटेज होते हुए भी आज भी इंडियन एथलीट्स क्यों इन कोचेस के साथ जुड़ने के बावजूद भी रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। अब जैसे कि दोस्तों हैनी रैम्बॉट के बारे में हम लोग जानते हैं, वो ऑलमोस्ट गारंटी के हिसाब से या पोटेंशियल देखते हुए एक एथलीट के ऊपर हाथ रखते हैं। इवन तो अगर एथलीट IFBB का है भी नहीं ना, सुनील यादव जैसा, जो कि अभी तक कहीं पे खेला ही नहीं है किसी IFBB के शो में, किसी एमेच्योर शो में, उन तक को वो ट्रेन कर देते हैं। वो ये देखते हैं कि इसका पोटेंशियल कितना है इस एथलीट का, उस हिसाब से उसके साथ वो काम करते हैं। और यहाँ पर इसीलिए वो दोनों तरफ पे अलग अलग तरह से बिहेव नहीं करते। एमेच्योर और प्रोस को एक ही तरीके से ट्रीट करते हैं, फ़ायदा देखते हैं डेफिनेटली, क्योंकि उनका एक बिजनेस भी जुड़ता है जब एक एथलीट अच्छा परफॉर्म करता है ओलंपिया में, और उनके साथ में उनके ब्रांड के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ रहता है। तो इसलिए है नहीं, इसी तरीके से काम करते हैं इन क्लाइंट्स के साथ में। लेकिन बस यही आपको एक अकेला ऐसा एग्जाम्पल मिलेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग वापस से पॉइंट पर आते हैं। अगर हम लोग एक अच्छे कोच को हायर कर सकते हैं तो इसका मतलब हमारे पास पूरी नॉलेज है। ये बॉक्स तो मतलब चेक्ड है। तो इसका मतलब एक एथलीट पैसा खर्च कर सकता है कंपटीशन प्रेप करने में, बाहर जा सकता है, कोच बढ़िया से बढ़िया हायर कर सकता है, बॉडी लेकिन नहीं बन रही है। प्रॉब्लम क्या है? इसका मतलब वो उतना हार्ड वर्किंग नहीं है। और एक तो वो हो गया एथलीट जो कि इन कोचेस को हायर ही नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत मुश्किल से वो खुद के लिए स्ट्रगल कर रहा है। तो कहाँ से इनको 30,000 रुपये, 40,000 रुपये महीना देगा, 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये महीना देगा इन कोचेस के ऊपर। लेकिन जो ऐसा कर सकता है वो तो फाइनेंशियली स्टेबल है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपसे इंडिया के टॉप मिस्टर इंडिया जो बन चुके हैं, जो बहुत ही नामी एथलीट्स हैं, मिस्टर इंडियाज़ की बात कर रहा हूँ, लिस्ट आपके सामने आ रही होगी। आपको क्या लगता है ये लोग क्या हैनी रैम्बॉट जैसे कोचेस को, चैड निकोल्स जैसे कोचेस को, या फिर मैट जेनसन, जो कि ऑलमोस्ट गारंटी देते हैं आपको मिस्टर ओलंपिया लेवल की फिजिक अचीव करवा के दे देंगे, क्या ये लोग हायर नहीं कर सकते? अभी सुनील यादव ने भी तो काम करना शुरू करा है ना, तो क्या इंडिया के दूसरे मिस्टर इंडिया काम नहीं कर सकते? लेकिन नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका वहाँ पर टारगेट ही नहीं है जाने का।
तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि इंडियन एथलीट्स जो बॉडी बिल्डर्स हैं ना वो जाना ही नहीं चाहते। और इसके पीछे कई सारे रीजंस भी है, इसके ऊपर आज बात करते हैं। लेकिन हाँ, मेंस फिजिक एथलीट्स की अगर उससे पहले मैं आपको कहानी सुनाऊँ ना, तो ये लोग चाहते हैं कि हम लोग जाएं मिस्टर ओलंपिया तक और वैसी फिजिक अचीव करें। लेकिन मेंस फिजिक एथलीट्स को मौका ही नहीं मिल पा रहा अभी तक। जैसे कि मैंने बताया, पैंडेमिक के चलते बहुत सारे हमारे एथलीट्स उस तरीके से तैयारी नहीं कर पाए ओलंपिया तक की, तो छोड़ो किसी प्रो शो में खेलने की, क्योंकि इंडिया से बाहर नहीं जा पा रहे। तो क्या मेंस फिजिक एथलीट्स में इसका मतलब दम है कि वो जा सकते हैं ओलंपिया तक? बिल्कुल, वो तो जा ही सकते हैं, ओलंपिया लेवल की फिजिक अचीव कर सकते हैं। मैं मानता हूँ हाँ, वो भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे मेंस फिजिक एथलीट्स तैयार हो रहे हैं धीरे धीरे करके, जो कि फ्रीकी होते जा रहे हैं। जैसे कि अभी हमने देखा था हाल ही में अरविंद स्पार्क्टस को, और बहुत सारों के बारे में तो हम जानते ही नहीं है। तो हैं ऐसे लोग जो कि अभी लाइमलाइट में तो नहीं है, लेकिन खतरनाक बनते जा रहे हैं। पर अगर बात करिए जाए दोस्तों, दोबारा से लौट करके आऊँ मैं बॉडी बिल्डर्स के ऊपर, तो बॉडी बिल्डर्स के साथ क्या प्रॉब्लम है? ये लोग ऑफ सीज़न नहीं लगाते, ये बात तो हम सबको मालूम है। उसी वेट कैटेगरी के आसपास खेलते रहते हैं हर साल, और ऑफ सीज़न के टाइम पे जो एक प्रोग्रेस, जो एक ग्रोथ चाहिए होती है, वो यहाँ के बॉडी बिल्डर्स नहीं अचीव करते। जिस तरह की एक फिजिक सिमेट्री में चाहिए होती है, देखो बैक तो होती ही नहीं बॉडी बिल्डर्स के पास। यहाँ पे कितने सारे एथलीट्स हैं, उनसे ज़्यादा अच्छी बैक मेंस फिजिक वालों पे होती है। कितने बॉडी बिल्डर्स हैं जो कि महान बॉडी बिल्डर्स की बात कर रहे हो, इंडिया के लेजेंडरी बॉडी बिल्डर्स हैं। तो आप ही सोचो सिमेट्री क्यों नहीं डेवलप हो पा रही? बिकॉज वो लोग नहीं चाह रहे ना। अगर चाहते तो क्या अपने वीक बॉडी पार्ट्स को अच्छा नहीं कर लेते? लेकिन उससे पहले वो लोग रिटायर हो जाते हैं। ब्रांच चेन अमीनो एसिड एक ऐसा सप्लीमेंट जो कि यूज़ किया जाता है मसल एंड्योरेंस को बढ़ाने के लिए। अगर आप जल्दी थक जाते हो तो फैटीग को प्रिवेंट करने का काम तो करता है, लेकिन मेन इसका पर्पस जो है वो है मसल ब्रेकडाउन को होने से रोकना। दोस्तों, एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन लेकर आए BCAA, जिसके अंदर है 2:1:1 की रेशियो में दिए गए तीनों कंपोनेंट्स। ल्यूसिन जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ताकि आपकी मसल्स एनाबॉलिक फेज में रहे। इसकी 1 से 2 स्कूप दोस्तों वर्कआउट से पहले ली जा सकती है, जिसमें कि आपको पर स्कूप 6 ग्राम BCAA टोटल देखने को मिलता है। इनफैक्ट सिर्फ ये नहीं है कि इसको वर्कआउट से पहले या इंट्रा वर्कआउट ये लेना ज़रूरी है। BCA को दोस्तों कभी भी लिया जा सकता है, क्योंकि कितने ही बॉडी बिल्डर्स हैं जो कि मील्स के बीच में इसको कंज्यूम करते हैं ताकि कांस्टेंट अमीनो एसिड्स की सप्लाई वो अपने आप को दे सके अपनी बॉडी में। बट अगर आप वेजिटेरियन हो, इवन अगर आप वीगन हो, तब तो ये एक बहुत फ़ायदे का सौदा साबित होता है, बिकॉज यहाँ पर एसेंशियल अमीनो एसिड्स यहाँ से मिल जाते हैं जो कि वीगन डाइट से मिलने बहुत मुश्किल कई बार पड़ जाते हैं। अगेन दोस्तों, ये कहूँगा कि एक ये सप्लीमेंट है, इसको सप्लीमेंट की तरह यूज़ करें बैलेंस डाइट के साथ कंबाइन करके, तो इसका आपको एक बेनिफिट देखने को मिल सकता है। परचेज लिंक आपको मिल जाएगा। इसका वाटरमेलन फ्लेवर है जो कि मैं इस वक्त पे यूज़ कर रहा हूँ, जो कि काफ़ी अच्छा टेस्ट करता है। कोई कड़वापन नहीं है इसमें, जैसे टिपिकली हमेशा एक आफ्टर टेस्ट आता है ना BCAA का, वो चीज़ नहीं है। तो डेफिनेटली आप इसको कंसिडर कर सकते हो। तो दोस्तों, आपको याद होगा एक एग्जांपल मैंने आपको एक बार दिया था संग्राम चौगले और हार्डी शुपन का, जब इन दोनों एथलीट्स ने एक ही शो में कम्पीट करा था। और आज देखो हार्डी शुपन कहाँ पहुंच गए और संग्राम चौगले नहीं खेलते। ये तब की क्लिप है, एक बार सुनो ज़रा। तो उसके बाद में क्या हुआ कि इसी WPBF ने वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी कराई, और इसमें भी हार्डी शुपन ने कम्पीट करा, जिसमें कि वो 80 किलो क्लास में कम्पीट करे थे और सेकंड प्लेसिंग लेकर के आए। यहाँ पर हैरानी की बात यह कि 85 किलो क्लास के अंदर कम्पीट करे थे संग्राम चौगले, जिसमें कि वो फर्स्ट आए थे। और जो बॉबी सिंह है वो करीबन 70-75 किलो की क्लास में कम्पीट करे थे, वो भी फर्स्ट आए। तो मतलब ये सब जो हमारे इंडियन एथलीट्स है, ये उसी फेडरेशन के अंदर उस टाइम पर कम्पीट करे थे और बाद में भी करते आए हैं। तो वो एक टाइम था जब हार्डी अपनी भी डिवीज़न नहीं जीत पाते थे, और हमारे इंडियन बॉडी बिल्डर्स उस लेवल पे थे कि अपनी क्लास, वेट क्लास को जीत करके ओवरऑल खेलने के लिए क्वालिफाई कर जाते थे। हार्डी के बस की वो भी करना नहीं था। मैं यहाँ पर किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, जैसे कि मैंने बताया एक रियलिटी ज़रूर रख रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों मेन चीज़ यही है कि ऑफ सीज़न नहीं लगाते, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर एथलीट्स उस तरीके से नहीं खाना खाते। खाना खाने का मतलब क्या है? ओवरऑल डाइट। यहाँ पर बॉडी बिल्डिंग गेम ही इस चीज़ का है। आप देखते हो निक वॉकर कितना ज़्यादा बड़े हैं 25 साल की एज में, अभी 26 के हुए हैं, कितना ज़्यादा वो बड़े हैं। तो क्या सिर्फ स्टेरॉइड से बड़े हो गए? लेकिन यहाँ पर थिंकिंग यही है कि स्टेरॉइड से ही बड़े हुआ जाता है, और इसीलिए मैंने बताया इंडिया में स्टेरॉइड्स का यूज़ सबसे ज़्यादा है। यहाँ के बॉडी बिल्डर्स बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स कंज्यूम करते हैं। बाहर के जितने भी आप एथलीट्स को देखो वो एक्सट्रीम ईटिंग करते हैं, ऑन पॉइंट, ऑन शेड्यूल, बिल्कुल ना रोबोट की तरह से खाते हैं, चाहे ऑफ सीज़न हो चाहे ऑन सीज़न हो। तो यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। बॉडी बिल्डर्स ना तब तक तो बहुत मेहनत करते हैं, ये एथलीट्स तब तक तो बहुत मेहनत करते हैं जब तक कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ के एथलीट्स को शोहरत मिल जाती है, नाम मिल जाता है, एक अच्छे लेवल पर फाइनेंशियली स्टेबल हो जाते हैं, वो उस तरीके से मेहनत नहीं करते। जिस तरीके से आप देखते हो हर एक एथलीट अपनी कहानी सुनाता है कि मैं बहुत गरीब था, बहुत स्ट्रगल करी है, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में कोई भी किसी अमीर ख़ानदान से तो आया होता नहीं है। बहुत ही थोड़े बहुत होते होंगे तो होते होंगे, ज़्यादातर लोग स्ट्रगल करके ही आते हैं। सबकी एक ही जैसी कहानी है। लेकिन इन लोगों का माइंडसेट जो स्ट्रगल के टाइम पे था, क्या वो आज है?
ये बात फैंस बता देंगे, ये बात एथलीट से नहीं पूछ रहा मैं, किसी से भी बात नहीं कर रहा। आप ये बात सोच के बताओ, कमेंट्स में बताओ कि क्या आपको लगता है एथलीट्स उस माइंडसेट के साथ में अब ट्रेन करते हैं जिस माइंडसेट के साथ में ये अपने स्ट्रगलिंग डेज में ट्रेन करा करते थे। और यही अब आप कंपैरिजन करो बाहर के फॉरेन एथलीट्स के साथ में। वो लोग जिस तरीके से पहले ट्रेन करते थे, निक वॉकर आज से compete नहीं कर रहे, नाम तो आज आया है ना लोगों के सामने, फेमस तो आज हुए हैं, बॉडी थोड़ी ना अभी से बनानी शुरू करी है। 2013 में भी खेलते थे, तब स्ट्रगल करते थे तो ऐसी फिजिक कुछ दिखती थी, आज देखो कैसी फिजिक दिखती है। लेकिन आपको पता लगेगा तब भी जिस तरीके से ये ट्रेन करते होंगे ना, जिस तरीके से इनके दिमाग में एक मैंटेलिटी होगी कि मुझे ओलंपिया में जाना है, बड़ा एक एथलीट बनना है, आज वो काम करते हुए दिख जाएंगे। ये आपको पता लगेगा कि एक चैंपियन माइंडसेट क्या होता है। ये 2012 में ऐसे दिखते थे निक वॉकर, ये 2021 में ऐसे दिखते हैं। एक इंडियन बॉडी बिल्डर आप ऐसा दिखा दो जो ऐसा दिखता हो 2012 में और अब इतना बड़ा हो गया हो। मैंने बताया ना, हार्डी शुपन भी इतने छोटे थे इन लोगों के आगे, वो कहाँ से कहाँ चले गए। पर हमारे बॉडी बिल्डर्स 2012 में बहुत अच्छे दिखते थे, वो आज या तो रिटायर हो चुके हैं इस वजह से ख़राब दिखते हैं, या फिर वो आगे इंप्रूव भी नहीं करना चाहते। यहाँ पर आप देखो जो मिस्टर इंडिया बन जाते हैं उसके बाद वो मिस्टर ओलंपिया जाने का तो कभी नहीं सोचते, उनका माइंडसेट ही वहीं तक का है। होता क्या है, एक एथलीट मिस्टर इंडिया बन जाता है या फिर कई बार टाइटल्स जीत लेता है, उसके बाद अपना बिजनेस शुरू कर देता है, वो बिजनेसमैन ज़्यादा बनता चला जाता है। वहीं बाहर के एथलीट्स, आप डेक्स्टर जैक्सन को देखो, अपना बिजनेस स्टार्ट करा भी तो कब, अभी भी करने वाले हैं, अभी तक उन्होंने अनाउंसमेंट ही करी है, उससे पहले तक तो सिर्फ एथलीट थे पूरी ज़िंदगी। फिल ही पूरी ज़िंदगी एथलीट रहे हैं, मतलब बिजनेस तो ये लोग भी करते हैं, पर अपने कंपटीशन को, अपने करियर को कहीं पे भी ये लोग लात नहीं मारते, या फिर उसमें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देते, किसी भी तरह से अपनी परफॉर्मेंस डाउन नहीं होने देते हैं। और ज़्यादातर सोच क्या है ना एथलीट्स की, इस क्लिप से आप समझो। ये है मिस्टर पूर्वांचल। कौन? ये जो बुलाया खड़ा है, ये इस साल बनेंगे हम, फिर बनेंगे मिस्टर यूपी, फिर मिस्टर इंडिया, फोटो होर्डिंग पे डाल के खोलेंगे गुड्डू जिम। थोड़ी सी कॉमेडी हो गई नहीं, लेकिन इसमें मैंने एक्चुअल वीडियो क्लिप यूज़ नहीं करी, आप लोग को पता होना चाहिए क्यों। लेकिन समझाना मैं यही चाहता था कि बेसिक मेंटेलिटी एक बॉडी बिल्डर की कैसी है इंडिया में। सब मिस्टर स्टेट्स जीत करके, मिस्टर इंडिया जीत करके, लेकिन जो आखिरी टारगेट बना वो जिम का बना। तो दोस्तों प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप बिजनेस माइंडेड हो, लेकिन अगर यही अंतिम उद्देश्य बन जाए तो ये प्रॉब्लम है। देखो, फिल हीथ ने, डेक्स्टर जैक्सन ने, रॉनी कोलमैन ने कभी भी मिस्टर ओलंपिया जाने का रास्ता इसलिए नहीं चुना क्योंकि उनको आगे जाके बिजनेस करना था या जिम खोलना था या बहुत शोहरत चाहिए थी। तो क्या हमारे बॉडी बिल्डर्स इस चीज़ के लिए करते हैं? नहीं, हमारे बॉडी बिल्डर्स ने भी दोस्तों बॉडी बिल्डिंग इसीलिए स्टार्ट करी क्योंकि उनको उससे लगाव था, पैशन था। पर जैसी सक्सेस मिलती है ना, दिमाग घूम जाता है और टारगेट चेंज हो जाता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए वो टारगेट ही चेंज हो गया ना, वहाँ का रहा ही नहीं जाने का आपका। तो क्वेश्चन उस इंसान से करो जिसका टारगेट है कि तुम क्यों नहीं पहुँच पा रहे भाई। प्रोग्रेस रेट की मैंने आपको बात बताई, कंपैरिजन करा इनका निक वॉकर या बाहर के एथलीट से, तो नहीं है उतना। और यही प्रोग्रेस रेट आपको हर जगह पे, हर एक डिवीजन में मिसिंग दिखेगा। ऐसा नहीं है कि एथलीट्स ग्रो नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे एथलीट्स ने अच्छी ग्रोथ करी भी है, पर मेजॉरिटी में जो एथलीट्स हैं ना, चाहे मेंस फिजिक के भी एथलीट्स हो, प्रोग्रेस रेट उनका क्या है ये आप अपने आप देखो, उनकी फ़ोटोज़ को आप देखो, आप उनको अगर फॉलो करते हो तो आपको पता लगेगी ये चीज़। ठीक है दोस्तों, अब रीज़न की बारी है, क्यों मिस्टर इंडिया बॉडी बिल्डर्स नहीं जाना चाहते मिस्टर ओलंपिया तक? क्योंकि मिस्टर इंडिया में रह करके उनको ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलती है और ज़्यादा नाम भी मिलता है। देखो, मिस्टर इंडिया का नाम बहुत होता है और इसलिए उन लोगों को पैसा भी काफ़ी मिलता है, उन लोगों को जॉब्स मिलती है। जो मिस्टर इंडिया में आप देखते हो कितने सारे बॉडी बिल्डर्स तो मतलब कोटा अपना उनका जो होता है, अलग अलग जॉब्स में काम करते हैं, रेलवेज़ में या फिर इनकम टैक्स और नेवी, बहुत सारी मतलब ऐसी जॉब्स वो लोग करते हैं। और ऐसे में अगर उनको मिस्टर इंडिया छोड़ना पड़ जाए, मतलब वो नहीं खेलना चाहते, तो उनको बहुत बार ऐसा होता है कि जॉब भी छोड़नी पड़ जाती है, क्योंकि आप जो कॉम्पिटिशन खेलते रहते हो उसी के ऊपर वो जॉब टिकी होती है ज़्यादातर। और ऐसे में आप कॉम्पिटिशन तो खेल नहीं रहे आप, तो बल्कि फेडरेशन को ही छोड़ के चले जाना चाहते हो, तो फिर वो जॉब भी लगभग चली ही जाती है। तो ऐसा करने के बाद फिर वो अगर चाहें कि हम प्रो शो अब खेलते हैं, चलो वहाँ पर प्रो कार्ड लेते हैं, तो उसके लिए उनको कंट्री से बाहर जाना पड़ेगा। वो और ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। जॉब तो छूट ही गई, वहाँ से जो एक लगातार खेल करके जो पैसा आ रहा था, जो स्पॉन्सरशिप्स थी, वो सब अभी पीछे पीछे कम हो सकती है, क्योंकि अगेन डिपेंड करता है वो स्पॉन्सर्स ने आपको किस बात पे स्पॉन्सर किया था, क्या मिस्टर इंडिया होने पे या मिस्टर ओलंपिया बनोगे आगे जाकर उस बिहाफ पे। तो स्ट्रगल यहाँ पर पहले दिन से स्टार्ट हो जाती है। और बाहर जा कर के आप खेल रहे हो, वहाँ का खर्चा अलग से, प्रो कार्ड जीत गए तो अच्छी बात है, नहीं तो करते रहो लगातार ट्राई। और उसके बाद प्रो शो में कॉम्पिटिशन बहुत हाई है एक बॉडी बिल्डर के लिए, तो वो ओलंपिया तक जाए कैसे? और बहुत मुश्किल से अगर ओलंपिया तक के लिए क्वालिफाई हो गया तो वहाँ पर आखिरी प्लेसिंग आनी है या फिर टॉप 10 के बाहर उसको प्लेस होना है, वहाँ पे पैसा नहीं मिलता। वहीं मिस्टर इंडिया बनने पे पैसा भी मिलता है, गवर्नमेंट जॉब भी कहीं ना कहीं से मिल जाती है और एक्स्ट्रा इतनी सारी स्पॉन्सरशिप्स मिल जाती हैं। तो इसलिए बहुत सारे मिस्टर इंडिया तो चाहते ही नहीं है
कि इसको छोड़े और एक अनकंफर्टेबल जोन में जाते हुए मिस्टर ओलंपिया के लिए ट्राई करे। तो ये भी मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया, वो लोग नहीं जाना चाहते। मेंस फिजिक एथलीट्स ज़रूर से जाते हैं क्योंकि उनको दिखता भी है कि ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर धीरे धीरे करके मिस्टर ओलंपिया का होगा और उनके लिए जाना आसान है। पहली बात ये, एक मिस्टर इंडिया मिस्टर ओलंपिया बने वो बहुत मुश्किल है। एक इंडियन मेंस फिजिक एथलीट मेंस फिजिक चैम्पियन बन जाए ना मिस्टर ओलंपिया में जा करके, वो कंपैरेटिवली आसान है कंपैरेटिवली। और बात तो यही बोलूँगा दोस्तों कि प्रॉब्लम हमारी सोच में ही है। जिस लेवल पर हम फैंस इन एथलीट्स को मिस्टर इंडिया मान के पूछते हैं, उस लेवल पर बाहर के एमेच्योर एथलीट्स तैयार होते हैं। तो हमारे एथलीट्स को भी वहाँ तक जाने की ही आदत है सिर्फ। उससे आगे का जो सफ़र अभी स्टार्ट होगा वो तो एक्सप्लेन भी नहीं किया जा सकता। अब देखो यार, उनका सफ़र कहाँ तक का होता है। प्रो कार्ड लिया, ख़त्म। यहाँ पर इनका प्रो कार्ड एक्चुअली काइंड ऑफ लाइक मिस्टर ओलंपिया टाइटल बन जाता है यहाँ के एथलीट्स के लिए। और बहुत सारे एथलीट्स तो ऐसे ही हैं भाई, इसी बात पे अभी तक भी हम लड़ते आ रहे हैं कि तू पहले प्रो बना के मैं। ये हमारी लड़ाई का लेवल है, यहाँ तक हम सोचते हैं। तो ग्रोथ उसी लेवल पे आपको दिखेगी ना। फिली तो और काई ग्रीन तो प्रो कार्ड्स के ऊपर नहीं लड़ते, वो ओलंपिया टाइटल्स के ऊपर लड़ाई करते हैं। तो साफ साफ अगर शब्दों में बताऊँ तो दोस्तों, हमारी भूख है ना, वो प्रो कार्ड लेते लेते मिट जाती है। उससे आगे का अचीव करना बहुत ही थोड़े लोग होते हैं जो कि बढ़ना चाहते हैं। पर हाँ, मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि अब जैसे जैसे टाइम बदल रहा है ना, तो एथलीट्स की थिंकिंग बदल रही है। ज़्यादा एथलीट्स, मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ, कोई भी बोल सकता है कि हमें अब जाते हुए दिखाई देंगे आने वाले टाइम में। लेकिन दुर्भाग्य से बॉडी बिल्डर शायद या नहीं, क्योंकि जो मैंने आपको दोस्तों जॉब वाली बात बताई ना, ऐसा तो है ही कि ज़्यादातर ये लोग अलग अलग जगहों पर नेवी में या फिर आर्मी में, एयरफोर्स, इनकम टैक्स, इन सब में काम करते हैं और यहीं पर ही इसी वजह से इनको कम्पीट करते रहना होता है। ये छोड़ नहीं सकते। वहीं पर ही अगर आप देखो बाहर, प्रॉपर एग्जांपल दे सकता हूँ मैं आपको कोलमैन का। उन्होंने 2001 में छोड़ दिया था पुलिस की जॉब को, और ऐसा नहीं था कि उस वजह से वो ओलंपिया से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि वो चीज़ें कनेक्टेड नहीं है। तो अगेन बॉडी बिल्डर रिस्क भी लेकर के चल सकता है आगे, यहाँ पर चाहकर भी नहीं हो पाता वो। तो सेवरल रीजंस है दोस्तों कि क्यों मिस्टर इंडिया या फिर इंडियन बॉडी बिल्डर्स ओलंपिया तक अभी भी नहीं पहुंच पा रहे। और जो बॉडी बिल्डर्स अभी प्रो कार्ड लेकर के बैठे हैं, आपने देखा होगा इन सब प्रो क्वालिफायर्स में, उनकी फिजिक आप देखोगे तो आपको पता लगेगा वो मिस्टर इंडिया के अंदर खड़े नहीं हो पाते। वो इसलिए यहाँ पर प्रो कार्ड के लिए चले जाते हैं। तो वो बॉडी बिल्डर्स मिस्टर इंडिया नहीं बन सकते, तो मिस्टर ओलंपिया में कहाँ तक वो क्या जाएंगे। और मिस्टर इंडिया वाले बॉडी बिल्डर्स तो ट्राई ही नहीं करना चाह रहे प्रो कार्ड के लिए। तो मिस्टर ओलंपिया वाली फिजिक बनाने का प्रोसेस तो अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुआ है। हाँ, मेंस फिजिक वालों ने अभी ये प्रोसेस स्टार्ट किया हुआ है। हमें पता है प्रो शो में अब जैसे मनोज पाटिल खेलने जाने वाले हैं, जहाँ तक है अगर मैं सही हूँ तो टेक्सास प्रो में खेलेंगे वो। अब दोस्तों उसके बाद हम एक नेक्स्ट बड़े पॉइंट पे चलते हैं। आपने कई बार सुना हुआ है, लेकिन इसको मैं अलग ढंग से आपके सामने रखता हूँ। यहाँ के एथलीट्स में डिवीजन कोई भी हो या फेडरेशन कोई भी हो, शो खेलना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कर्जा लेकर के शो खेलते हैं एथलीट्स। कर्जा लेते लेते इतनी बुरी हालत हो जाती है कि उसके बाद में शो तो छोड़ो, अगला कब खेलेंगे, वो कर्जा कैसे चुकाना है वो ही नहीं उनको पता होता। मतलब प्लानिंग की कितनी भारी कमी है, आप यहाँ से समझो। आप फाइनेंशियली स्टेबल ही नहीं हो और आपको शो खेलना वो इतना ज़्यादा प्रायोरिटी पे है। और फिर अचीव क्या हुआ उसके बाद में, और टेंशन, क्योंकि बेसिक नीड्स के लिए आपको जो पैसा चाहिए था वो आपने शो में खर्च कर दिया, और लाखों रुपया खर्च होता है, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। तो क्या हुआ कि आपकी ज़िंदगी की स्ट्रगल बहुत बढ़ गई, और इसलिए एथलीट्स ये बात बोलते हुए हमें सुनाई देते हैं कि हमने बहुत स्ट्रगल किया। तो ये मैंने आपके आगे एक रीज़न रखा कि क्यों ये स्ट्रगल जो काफ़ी थी वो बहुत हो गई। और जाहिर है अगर आप शो पे शो खेलते रहोगे तो ग्रोथ कहाँ होगी उसमें। ऑफ सीज़न का इसलिए तो सब लोग बोलते हैं ऑफ सीज़न क्यों नहीं लगाते हो, क्योंकि शो खेलने पर ज़्यादा फोकस है। अगला शो अगर नहीं होता या फिर नहीं खेल पाते तो उससे ज़्यादा बड़ा दुख और कोई नहीं है। आप जानते हैं हैनी रम्बॉट, अगेन मैं इन्हीं कोचेस का एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन ये लोग सिखाते हैं ना, तो इसलिए इनकी बात करनी पड़ती है। वो कहते हैं जो एथलीट्स ज़्यादा शो खेलते रहते हैं ना, मैं उन लोगों को भी ट्रेन नहीं करता। आप देखो उनके क्लाइंट्स कितना, एंड्री ड्यू ने कितना शो खेला और जब से उनके साथ में जुड़े हैं। हार्डी शूपन जब तक ओलंपिया तक नहीं गए तब तक तो शो खेला, उसके बाद कितनी बार खेलते हैं। ट्रूली ग्रोथ तो तभी होगी ना, लेकिन नहीं, अगला शो कैसे खेले वो पूरा उसमें ध्यान चला जाता है। और बहुत सारे एथलीट्स को दोस्तों, ये तो मेरी खुद की देखी हुई चीज़ है, यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देके बताना चाहता हूँ कि लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग किसे कहते हैं। ये होता है कि आईफोन खरीद लेते हैं, महंगी महंगी चीज़ें खरीदने के शौक रखते हैं, महंगे महंगे जूते खरीद लेते हैं, लेकिन जब शो खेलना होता है तो कर्जा हो जाता है इन पर। तो अगर वो सब ना खरीदा होता तो कर्जा नहीं लेना पड़ता ना, मतलब सब कुछ चाहिए। और ये वो लोग नहीं है जो मिस्टर इंडिया बन गए हैं, वो एथलीट्स की वो तो बहुत ही ऊपर है। ये वो लोग हैं जो अभी तक इनफैक्ट प्रो भी नहीं बने, ऐसे एथलीट्स हैं, और बहुत सारे ऐसे एथलीट्स हैं। तो आपको पता लगेगा कि ये लोग पैसा अच्छा कमाते हैं, लेकिन उसी तरीके से इनका खर्च बहुत ज़्यादा होता है। सेव नहीं है उतना, प्लानिंग नहीं है प्रॉपर, और इसीलिए स्ट्रगल बहुत है लाइफ में। और एट द एंड यही है कि प्रो कार्ड तक पेट भर चुका होता है, बहुत स्ट्रगल कर ली होती है। एंड अगेन दोस्तों, ये मेरा एक एग्जांपल देने का तरीका है, जिस पे पैसे हो भाई वो कुछ भी करे, सबके अपनी अपनी लाइफ के रूल्स होते हैं, कोई कुछ भी करने का हकदार है। 1 करोड़ का आईफोन भी आता है मार्केट में गोल्डन, तो वो भी लोग खरीदते हैं। तो
मैंने सिर्फ एक बात बताई कि क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पर चल रही हैं इंडियन बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री के अंदर, और मैं किसी को भी यहाँ पर अगेन बता दूँ, टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी के एग्जांपल देते हुए आपको बता रहा हूँ। और मैं ये भी जानता हूँ कि कितने ही हमारे बॉडी बिल्डर्स हैं जिन्होंने की स्ट्रगल करी है, स्पेशली इस पैंडेमिक के टाइम पे। इस चीज़ को भी दोस्तों समझना हम लोगों के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। अभी देखो कितनी एथलीट्स हैं, मैं अगर पर्टिकुलर एक आपको बताऊँ तो एक एथलीट है जिन्होंने अपनी एक टाइम पे बाइक बेच दी जब पैंडेमिक चल रहा था, स्टार्ट हुआ था, और उनके पास इतने पैसे नहीं थे, क्योंकि शो उन्होंने जो खेलने के लिए जो तैयारी करी थी वो शो हुआ नहीं, पैंडेमिक के चलते रुक गया। उसके बाद लंबा एक बहुत टाइम बीत गया और फाइनेंशियल अपने खर्चे निकालने के लिए पैसे नहीं बचे, तो बाइक बेच दी। और पता नहीं और भी बहुत सारी चीज़ें करी होंगी जो हमें नहीं मालूम, क्या क्या बेचना पड़ता है और क्या क्या काम करने पड़ते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली ऐसा हुआ है। यहाँ पर ये तौसिफ मोमिन है, इनसे मेरी एक्चुअली बात हुई थी, तो इन्होंने मुझे बताई ये सब बातें। अब ऐसे ये एक हैं और ऐसे कितने लोग होंगे जिन्होंने इस तरीके से इश्यूज़ फेस करे होंगे। तो बिल्कुल मैं मना नहीं कर रहा कि स्ट्रगल तो बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है जब आप इस तरीके से इस फील्ड में आते हो, कोई यहाँ पर देने वाला नहीं है। पर जो साफ साफ पॉइंट्स मैंने आपके आगे रखे हैं वो दूसरी साइड है। कोई भी चीज़ यार देखो बिल्कुल प्योर नहीं हो सकती और बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो सकती। अगर हम परफेक्ट होते तो हम मिस्टर ओलंपिया हम में से कोई ना कोई होता। तो वो चीज़ कि क्यों हमारे पास कमी है, उसी का मैंने रीज़न इस वीडियो में रखने की कोशिश की है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा, कई लोगों को बहुत ही ख़राब लगी होगी, या कई लोगों को सही में लगा होगा कि मैंने सारे फैक्ट्स रखे और बिल्कुल सच्चाई बताई है। तो मैं मानता हूँ दोनों तरह के लोग मुझे कमेंट्स में मिलेंगे, तो आप ज़रूर मिलना, कमेंट करना। और बस दोस्तों यही था इस वीडियो में। अब मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।